Students, I am Dr. Anita Kothari, Associate Professor in Chemistry, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। बच्चों में बीएससी पार्ट थर्ड के स्टूडेंट के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यानी कि पेपर 1 में जो चैप्टर शुरू कर रही हूँ वो है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, यानी संक्रमण धातु संकुलों में धातु लिगेंड बंधन। तो इसमें आपने ये देखा होगा कि जो मेटल लिगेंड बॉन्ड है उसका क्या नेचर है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए टाइम टू टाइम डिफरेंट थ्योरीज आर प्रपोज्ड, बहुत थ्योरीज दी गई। आपने सेकेंड ईयर में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ा था। तो अब हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले लिमिटेशंस ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी संयोजकता बंध सिद्धांत की कमियां। द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैन एक्सप्लेन मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लेक्स, but still it has many limitations, and these limitations are as follow. Number 1 point, DBT gives importance to only metal ion and not to the ligands, but for the complex formation both metal as well as ligands are important. यानी जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो सिर्फ मेटल को ही इंपॉर्टेंस देती है। आपने देखा होगा कि whenever we do hybridization then we only involve the metal orbitals, okay? यानी वो लिगेंड्स को मेरली एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर मानती है, जबकि ऐसा नहीं है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में मेटल और लिगेंड दोनों का बराबर योगदान होता है। देन द सेकंड पॉइंट इज अकॉर्डिंग टू द वीबीटी डी ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट, मीन्स देयर इज नो स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल्स। जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो सारी डी ऑर्बिटल्स समभ्रंश होती हैं, उनमें किसी भी तरह की स्प्लिटिंग नहीं होती। हैंस द प्रॉपर्टीज विच आर रिलेटेड विद द एनर्जी चेंज such as the color and spectra cannot be explained with the help of this theory। और यही कारण है कि जो प्रॉपर्टीज़ जो कि स्प्लिटिंग के ऊपर निर्भर करती है, जैसे कि संकुल का रंग और स्पेक्ट्रा, वो हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से नहीं समझा सकते। सिमिलरली द थर्ड लिमिटेशन, VBT can't explain why some ligands such as cyanide and ammonia forms inner orbital complexes, whereas some other ligands such as fluoride and water forms outer orbital complexes। यानी वो ये नहीं बता सकती कि क्यों कुछ लिगेंड्स है जैसे कि साइनाइड एंड अमोनिया तो इनर ऑर्बिटल संकुल बनाते हैं, जबकि फ्लोराइड और वाटर बाह्य कक्षक संकुल बनाते हैं। आप यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आया है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस के। आप यहाँ देखिएगा, हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे जिसमें कि आप ये देखेंगे कि in both examples metal is similar because the cobalt is having the third oxidation state but the ligands are different, okay? So here we see that the fluoride is a जो है it corresponds, इसके जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है दिस करस्पॉन्ड्स टू द 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और जो अमोनिया वाला कॉम्प्लेक्स है उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है दिस करस्पॉन्ड्स टू नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ओके? तो आप अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो आप आराम से समझ सकते हैं कि इन केस ऑफ द फ्लोराइड outer d orbitals are used, hence the hybridization is sp3d2 and so we are having the 4 unpaired electrons. But in case of this ammonia complex we are using the inner d orbitals and hence hybridization is d2sp3 and we are having no unpaired electron. So VBT can't explain why in case of the some ligands we are using the inner orbitals and why in case of some other ligands we are using the outer orbitals for the hybridization, okay? Now we come to the fourth limitation, and that is in order to explain the geometry of cobalt and copper second complexes, one unpaired electron is excited to the higher energy level, okay? आप यहाँ देखिएगा कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्सेस में आप देखेंगे कि दिस कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स, in case of this cobalt complex, in order to form the d2sp3 complex we have to excite one electron in the 4d orbital, right? So this complex is a good reducing agent. Why? Because this electron can easily be removed because it is present at higher energy 4d orbital, right? So if this is true, then in case of this tetracyanocuprate second complex, same case is here because this is a square planar complex with dsp2 hybridization. So one unpaired electron is present in the higher energy 4p orbital, so it can be easily removed, but in fact this complex is not a good reducing agent. So this is not explained on the basis of the VBT, okay? Now we come to our fifth limitation, and that is the ESR study, that is the electron spin resonance study of the square planar complexes of the copper second indicates
that the unpaired electron of the copper second remains in the 3d orbital and not in the 4p as proposed by the VBT, है ना. आप देखिएगा ऊपर मैंने भी बताया था कि this is present in the 4p orbital, but ये सारे study shows that this electron is not present in the 4p orbitals, but it's similar, it remains only in the 3d orbital, right. Then the sixth limitation is VBT can't explain the rate and mechanism of reaction, यानी VBT हमें अभिक्रिया की गति और उसकी क्रियाविधि के बारे में नहीं बताती. Okay. Now the seventh limitation is that octahedral second complexes are distorted. VBT cannot explain such distortion. यानी जो octahedral कॉपर सेकेंड कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो विकृत होते हैं और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस विकृति के बारे में हमको नहीं समझाती. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ द हेक्सा एक्ो कॉपर सेकेंड कॉम्प्लेक्स, देन इट इज़ नॉट ए परफेक्ट ऑक्टाहेड्रा. ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रा नहीं होता है, बट इट इज़ डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल. ये विकृत अष्टफलकी है. द कॉम्प्लेक्स इज टेट्रागोनली डिस्टॉर्टेड, यानी दिस कॉम्प्लेक्स एक टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन होता है इन विच 4 वाटर लिगेंड्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर एट इक्वल डिस्टेंस along x and y axis, whereas the 2 remaining water ligands are present at z axis as r far, है ना. यानी जो 4 लिगेंड होते हैं जो कि x और y एक्सिस पे होते हैं, they are closer to metal ion, whereas the 2 ligands which are present along the z axis are far away. Okay, so that means ml bond length along the z axis is more as compared to the ml bond length along the x and y axis. Okay, so such type of distortion cannot be explained by the VBT. Okay, then we come to our 8th limitation, and this limitation is that VBT explain the geometry of the complexes on the basis of magnetic property. यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमेशा क्या करती है, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालती है, यानी कि उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है वो पता करती है, एंड देन आफ्टर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट दे कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, है ना. और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उन्हें पता चल जाता है, देन दे प्रिडिक्ट द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट. ओके, फॉर एग्जाम्पल एक्सरे डिफ्रेक्शन स्टडी ऑफ सम पैरामैग्नेटिक निकल सेकेंड कॉम्प्लेक्सेस शोज स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, है ना. हर वक्त ये मेथड सही नहीं हो पाता है. जैसे कि अगर हम एक्सरे डिफ्रेक्शन स्टडी देखें कुछ पैरामैग्नेटिक निकल सेकेंड कॉम्प्लेक्सेस की, है ना, जो कि स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री शो करते हैं. टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट वी टेक द एग्जांपल ऑफ द 2 निकल सेकेंड कॉम्प्लेक्सेस. हम निकल सेकेंड के 2 कॉम्प्लेक्सेस ले रहे हैं. आप ध्यान से देखिएगा, एक में साइनाइड लिगेंड प्रेजेंट है और दूसरे में क्लोराइड लिगेंड प्रेजेंट है. नाउ द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द टेट्रासाइनोनिकेलेट सेकेंड आयन shows that it is diamagnetic. Okay, whereas that of the tetrachloronikelate second ion is paramagnetic. Okay बच्चों, तो आप ध्यान से सुनिएगा कि when we are adding cyanide with nickel, then we are getting a complex which is having a diamagnetic properties. Whereas when we are adding chloride, then we are getting a complex which is paramagnetic in nature, means which is having the unpaired electrons. Okay, now see the diagram. Here, in case of the tetracyanonickelate second ion, it is a square planar with dsp2 hybridization, whereas tetrachloronikelate second is tetrahedral with sp3 hybridization. So it is clear from the diagram that the square planar complex, in case of the square planar complex, all electrons are pairs, and hence we are having no unpaired electrons, and hence this cyanide complex of nickel is diamagnetic in nature. Okay, but this in case of this chloride ligand, we see that we are getting this is forming a tetrahedral complex with sp3 hybridization, hence we are having 2 unpaired electron. Okay, and the last application, last limitation of valence bond theory is that VBT remains silent
about the excited state. Hence, this theory cannot explain the thermodynamic properties of the complexes. Okay, bachcho? So this is all about the limitations of the Valence-Bond theory. In my next lecture, I will explain you about the CFT. Okay, thank you so much for watching the video.